तो ठीक है बच्चों, आज फिर एक और नया लेक्चर हम देख रहे हैं वेव ऑप्टिक्स का। ठीक है बेटा, यानी कि वेव ऑप्टिक्स का अभी तक बेटा टोटल हम लोगों ने 10 लेक्चर देखा। ठीक है, उन 10 लेक्चर्स में काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने कवर किया। ठीक है ना, अभी ये चैप्टर वैसे पहला चल रहा है, इसके बाद वाला इंटरफ्रेंस होगा इसमें। ठीक है ना, उसमें उतना ज़्यादा लेक्चर्स नहीं होगा, लेकिन फिर भी ठीक है ना, चाहे लेक्चर्स ज़्यादा हो जाए या लेक्चर कम हो जाए, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि पढ़ना सब है, कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकते हैं। ये नहीं बोल सकते हैं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये बोल रहे हैं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं गलत है, और हम कभी भी आपको गलत रास्ता नहीं बताएंगे। बेटा सब कुछ इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है। जो पूछ लिया वो इंपॉर्टेंट हो गया, बात खत्म। मैं किसी चीज़ को बोल दूं कि ये चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट नहीं है और वही चीज़ आ गया तो फिर इंपॉर्टेंट हो गया वो। तो आप बिल्कुल ये ना मानो कि क्या इंपॉर्टेंट है, हमको सिर्फ वही पढ़ना है, बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, केवल नंबर के लिए पढ़ना है। बस जो इंपॉर्टेंट है पढ़ के चला गया, किसी तरह लिख के चला आया, नंबर्स भी आ गए, उससे आपकी कभी स्किल जनरेट नहीं होगी। और लाइफ में अगर आपको बहुत आगे जाना है, बहुत ऊंचाई पे पहुंचना है, तो 100% जान लीजिए कि आपको अपने अंदर स्किल जनरेट करना पड़ेगा। और स्किल जनरेट आता है कोई भी चीज़ डीप में करने से। अब वो डीप में करने वाली बात चाहे वो खेल का हो, चाहे वो बात पढ़ाई की हो, चाहे कोई भी बात हो, आप जब डीप में करोगे तो ही आगे जाओगे। जो क्रिकेटर देखते हो ना, बहुत मेहनत करता है, वो देखो कितना आगे है। जैसे आपने सूर्य कुमार यादव को आप जानते होंगे इतने समय। ठीक है, पता नहीं आप ऐसे वीडियो कब देख रहे हो, तो आज के टाइम पे सूर्य कुमार यादव चारों तरफ छाए हुए हैं। सचिन तेंदुलकर जी छाए हुए थे, मेहनत किए हैं ना। अब ऐसा नहीं ना कि गए थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आके बैठ के सो रहे हैं। तो काम ऐसा करो बेटा जो सॉलिड हो, बार बार कहता हूँ, बहुत अच्छे से करो, बहुत अच्छे से पढ़ो, दिन रात एक कर दो उसके लिए। ये नहीं कि कहीं कुछ भी मिल जाता, एक छोटी सी वीडियो जो 2 मिनट में समाप्त हो जाता, पढ़ लेता, उसके बाद जाके लिख के चला आता, नंबर आ गया, बात खत्म। इससे कुछ नहीं होने वाला है लाइफ, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आप बिलीव करिए हमारी बातों को। ठीक है, तो ठीक है, आओ बेटा एक नया हेडिंग और भी पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग पिछले लेक्चर्स में, यानी कि जो इसकी पहले लेक्चर आया था, शायद लेक्चर नंबर 10 था वो। ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखा था कि ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, प्रकाशी पथ क्या होता है, हम लोगों ने इसके बारे में देखा था। इसमें क्या होगा कि हम लोग जानेंगे कि जब कोई लाइट वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है, या बोलूं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, क्योंकि वैक्यूम और एयर हम हमेशा लगभग एक ही तरह ट्रीट करते हैं, और एयर भी अगर देखा जाए तो अपने आप में एक मीडियम ही है यार, बोलो। हाँ, वैक्यूम तो चलो ठीक है, लेकिन एयर में भी तो कुछ तो पार्टिकल्स होते हैं ना, डस्ट के, बोलो ना, गैस के। तो क्या है कि जब मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में इंटर करती है, हाँ भाई इंटर करेगी, हम जानते हैं उसका रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा, यानी कि रिफ्लेक्टेड रेज या तो नॉर्मल की ओर बैंड होगी या तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ऐसी सारी चीजें आप सीखे होंगे, हमने भी सिखाया आपको, थोड़ी बहुत जरूर नॉलेज दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो उस टाइम पे देखेंगे कि उस लाइट के वेवलेंथ में क्या चेंज होता है, वेवलेंथ कैसे परिवर्तित होता है एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट जाती है। बात आपको समझ में आ रहा होगा? बेटा आपको एक बात मैं और भी बता दूं कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड और लाइट का वेवलेंथ, मतलब स्पीड का मतलब चाल, वेवलेंथ का मतलब तरंग दैर्ध्य, ये दोनों चेंज हो जाता है। लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, उसकी फ्रीक्वेंसी बेटा कांस्टेंट रहती है, उसकी फ्रीक्वेंसी नियत रहती है, उसकी फ्रीक्वेंसी अपरिवर्तित रहती है। आप कुछ भी बोल दो यार, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। तो क्या आप तैयार हुए जानने के लिए कि क्या होगा, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाएगा? बोलो यार। तो ठीक है बच्चों, आप जल्दी से अपना पेन और कॉपी निकाल लीजिए, बातों को हमारे समझा करिए, वीडियो को बीच बीच में पॉज करिए, जहां आपको लगे कि ये चीजें नोट्स कर लेना चाहिए नोट्स कर लो, जहां कोई डेरिवेशन है या कुछ भी है, ठीक है ना, उसको आप जरूर अपने नोट्स में लिखा करो। और सबसे अच्छा तरीका तो यही होगा कि आप नोट्स को खुद से बनाओ। लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो हम पढ़ते जा रहे हैं फिर लास्ट में खुद से लिखे तो भूल जाए, तो आप
एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है ना, या तो किसी भी तरीके से, यार आप तो मुझसे भी ज़्यादा जानकार हो, मुझे तो मोबाइल वगैरह ज़्यादा नहीं जाता है बेटा, ठीक है, चलाने बस उतना ही आता है जितनी काम की चीज़ें हैं, तो आप किसी भी तरीके से आप उसको लिख लिया करो, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आओ देखते हैं बेटा क्या इफेक्ट पड़ेगा जब एक, ठीक है ना, लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर करेगा तो उसकी वेवलेंथ पर, ठीक है ना, कौन सा प्रभाव पड़ेगा, कैसा प्रभाव पड़ेगा, क्या बदलेगा या नहीं बदलेगा, इन सब के बारे में देखते हैं। तो कोई दिक्कत? नो सर। आप रेडी हैं? यस सर। ठीक है, मैं भी हूं। देखो 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 क्या है कि मान लो बेटा मैंने ऊपर जो है एक निर्वात ले लिया, वायु ले लिया, ठीक है ना, बार बार मैं निर्वात ही लेता हूं, ऊपर निर्वात ही मानना है, ठीक है ना, निर्वात ले लिया, लो भैया निर्वात, निर्वात यानी कि वैक्यूम। यस सर। बोलो मेरे भाई। यस सर। नीचे जो है बेटा मैं कोई भी मतलब माध्यम मान लिया, कोई भी मीडियम मान लिया, ठीक है, जल मान सकता हूं, कांच मान सकता हूं, कुछ भी मान सकता हूं, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो एक काम करता हूं, जैसे मैं पिछले लेक्चर में देखे होंगे मैं केवल माध्यम लिख के छोड़ दिया था, तो ऐसे में माध्यम लिख के छोड़ दे रहा हूं। अब क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, तो एक काम करता हूं मैं, यहां में मान लिया कोई माध्यम, लो भाई माध्यम, यस सर। यानी कि आपका है ये मीडियम। हाँ, ये जो है ये आपका डेंसर है, डेंसर, और ये जो है आपका, वो तो चूंकि जो वैक्यूम होता है वो सबके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो रेयर ही है, ठीक है ना, ये आपका रेयर है। यस सर। अच्छा, लाइट बेटा आया, यस सर। लाइट आया निर्वात से ट्रेवल करते हुए। जब बेटा लाइट आया तो यहां इसकी स्पीड को मैंने मान लिया c, निर्वात में लाइट की स्पीड को c ही मानते हैं। फिर मैंने क्या किया कि जहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंट था वहां से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, यस सर। अभिलंब, 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 बोलिए। यस सर। अब देखिए, अब इसका जो है क्या बोलते हैं, ठीक है ना, लाइट का जो पाथ था, रास्ता था, वो तो यही था कि इसको सीधे जाना चाहिए था, क्योंकि हम जानते हैं लीनियर प्रॉपर्टी किसकी, लाइट की, कि लाइट सदैव सीधी रेखा में ही चलता है, स्ट्रेट पाथ पे ही चलता है। तो लाइट अगर सदैव स्ट्रेट पाथ पे चलता है तो आ रहा था, इसको सीधे चले जाना चाहिए था, यस सर। लेकिन ये सीधे नहीं गया, ठीक है। ये क्या होगा, जब भी डेंसर में जाएगा तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगा। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, पहले भी इसका जिक्र हो चुका है। क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की घटना क्या है। यस सर। बार बार कहता हूं कि पीछे की वीडियोस देखिए देखिए देखिए, फिर समझ में आएगा, ठीक है। यस सर। तो ठीक है, आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है बेटा। लाइट जब यहां से यहां गया तो इसकी स्पीड चूंकि रेयर से डेंसर में जा रहा है तो पहले से कम हो जाएगा, हाँ सर। बोलो। यस सर। इसकी स्पीड v हो गया, ठीक है ना, इसकी स्पीड क्या हो गया बताओ, v हो गया। अच्छा, फिर बताओ हमको कौन से वैज्ञानिक ने, मतलब क्या बोलते हैं, न्यूटन की कणिकावाद के सिद्धांत में जो कमी थी कि डेंसर में स्पीड ज्यादा होता है, यस सर। चूंकि ये कमी थी, इसको कौन से वैज्ञानिक ने अपने एक्सपेरिमेंटल तरीके से प्रूव किया कि नहीं, डेंसर में स्लो होता है लाइट, यस फोकाल्ट। फोकाल्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है ना, फोकाल्ट, वो फोकाल्ट थे, ठीक है ना। अच्छा, आइए कहानी को अब और भी आगे देखते हैं। यहां प्रकाश की चाल को मैंने c माना, यहां प्रकाश की चाल को मैंने v माना। हम ये भी जानते हैं कि v जो है लेस देन होगा c से, यानी कि मीडियम में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल के अपेक्षा क्या होगा बताओ, स्लो होगा, धीमा होगा, यस सर। बोलो। यस सर। अच्छा, क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, नो सर। क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, नो सर। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन की घटना में
फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, तो यहाँ का भी फ्रीक्वेंसी n मान लिया और यहाँ का भी फ्रीक्वेंसी क्या मान लिया बताओ, n मान लिया। लो भाई n दोनों जगह की फ्रीक्वेंसी। चलो मैं यहाँ करके लिख दे रहा हूँ, देखो बेटा ये हमारा है निर्वात, एक तरफ लिख दे रहा हूँ, एक तरफ मैं लिख दिया माध्यम, जिसकी वजह से आप चीजों को समझ सके। यस सर। निर्वात में स्पीड यानी कि प्रथम माध्यम में, लो भैया ये फर्स्ट माध्यम है और ये सेकंड माध्यम है आपका, ठीक है ना। फर्स्ट माध्यम में बताओ स्पीड क्या है बताओ, c। प्रथम माध्यम c है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जानते भी होगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सेकंड माध्यम में v2 की स्पीड क्या मैंने मान लिया, v। प्रथम माध्यम में जो अपवर्तनांक है, सॉरी प्रथम माध्यम में जो आवृत्ति है मतलब फ्रीक्वेंसी है, यानी कि n1 माने प्रथम माध्यम फ्रीक्वेंसी क्या है बताओ, n। और द्वितीय माध्यम में फ्रीक्वेंसी क्या है बताओ, n। क्यों दोनों n है, क्योंकि आवृत्ति बदलती नहीं है, कांस्टेंट रहती है रिफ्रैक्शन में। चलिए भैया प्रथम माध्यम में मैंने क्या किया कि जो वेवलेंथ है यानी कि लैम्डा वन उसको मैंने मान लिया लैम्डा। क्या मान लिया, लैम्डा। बताओ कहाँ का क्या बोलते हैं तरंग दैर्ध्य है, कहाँ का वेवलेंथ है, निर्वात का, वैक्यूम का, ठीक है। लो भैया सेकंड माध्यम में जो अपवर्तनांक, सॉरी सेकंड माध्यम में जो वेवलेंथ है, बार बार मुझसे बेटा अपवर्तनांक निकल रहा है पता नहीं क्यों, ठीक है। सेकंड माध्यम में जो आपका वेवलेंथ है, जो तरंग दैर्ध्य है, उसको मैं मान लिया लैम्डा m। लैम्डा m क्यों, क्योंकि m मींस मीडियम, माध्यम। कोई दिक्कत? नो सर। ओके। अब देखो बेटा किसी भी तरंगों के लिए हम जानते हैं कि तरंग की चाल में मतलब उसकी स्पीड में, उसके तरंग दैर्ध्य में यानी कि वेवलेंथ में, और उसके फ्रीक्वेंसी में यानी कि उसकी आवृत्ति में एक रिलेशन होता है। बोलो ठीक है ना, क्या रिलेशन होता है, देखो बेटा ध्यान दो क्या रिलेशन होता है, आओ देखो इस चीज को, ठीक है। क्या रिलेशन होता है, ध्यान देना आप लोग बेटा, रिलेशन होता है, ठीक है ना, ध्यान देना। V = n लैम्डा क्या होता है बताओ, V = n, यानी कि स्पीड, वेव की बात हो रहा है बेटा, वेव का, तरंग का, प्रकाश भी तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। स्पीड, ठीक है ना, यानी कि V = n लैम्डा, n मींस फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी बेटा ऐसा लिख दिया, समझ जाना आप लोग, n, ठीक है ना, इनटू वेवलेंथ, क्या बेटा बताओ, वेवलेंथ। थोड़ा जगह कम है, कोई बात नहीं, यहां मैं लैम्डा लिख दिया। यस सर। V = n लैम्डा। तो बताओ बच्चों लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, यहां से लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा बताओ, लैम्डा बराबर V/n, क्या हो जाएगा, V/n, ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा। अब बताओ यहां से आइए दो केसों की बात करते हैं। केस फर्स्ट, ध्यान देना आप सब लोग, यहां से बात हम लोग दो केसों की करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, निर्वात की बात करेंगे, उसके बाद किसकी बात करेंगे, माध्यम की बात करेंगे। यानी कि बात सबसे पहला वाला होगा निर्वात, बोलो, यस सर, और दूसरा बात किसके लिए होगा बताओ, माध्यम के लिए, माध्यम, बहुत सही, माध्यम के लिए। चलो भैया निर्वात के लिए अगर यही फार्मूला लगाओगे तो निर्वात में बताओ, निर्वात में आपने कितना माना है बताओ, तरंग दैर्ध्य लैम्डा, लैम्डा माना है, यस सर, तो लैम्डा इसी फार्मूले से। V क्या है बताओ, V क्या है, स्पीड किसका, वेव का, बोलो। तो यहां बताओ निर्वात में बताओ स्पीड क्या है बताओ, c, अपान आवृत्ति बताओ कितना है, n। आइए बात अब माध्यम का करते हैं। माध्यम में बताओ क्या है, लैम्डा m,
बराबर लेमडा एम बराबर, ठीक है ना, v मतलब स्पीड, सेकंड माध्यम में स्पीड क्या माना हो बताओ, v बाई n। कोई दिक्कत बच्चों? नो सर। ठीक है, तो बेटा बताओ यह हमारा लेमडा किसके लिए निकल गया, निर्वात के लिए। यह हमारा लेमडा किसके निकल गया, मीडियम के लिए। मीडियम के लिए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इन दोनों का बेटा मैं क्या कर दे रहा हूं, भाग दे रहा हूं, यानी कि इसका और इसका, ठीक है ना, एक दूसरे में भाग दे रहा हूं। किसी को पहले को दूसरे में दे दो, दूसरे को पहले में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट वही आने वाला है। ठीक है, चलो ठीक है, इसको मैं फर्स्ट माना और इसको मैं सेकंड माना। यस सर। बोलो मेरे भाई, यस सर। इतनी बातें आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, जगह बेटा यहाँ लिख दूं क्या, अभी यहाँ चलेगा क्या, इधर ज्यादा आ रहा है सर। क्या इधर इधर आ रहा है, इस साइड में? चलो ठीक है, मैं एक जगह मतलब कवर कर रहा हूँ इतना दूर। ठीक है, आप देखिएगा, मैं बेटा क्या है कि मैं सोचता हूँ कोई चीज़ें मैं इरेज ना करूँ, हर चीज़ सामने रहे कि जब भी ज़रूरत पड़े तो उसको इंडिकेट कर सकूँ कि देखो ये यहाँ पे है। और मिटाने के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा समझाने में प्रॉब्लम होता है, इक्वेशन सामने रहता नहीं है और पता नहीं आप चीज़ों को नोट्स कर रहे हो कि नहीं नोट्स कर रहे हो, तो माइंड में डाउट्स रहता है कि मतलब अगर आप नोट्स नहीं करो तो बोलोगे कहाँ था। तो हम सोचते हैं कोई भी चीज़ बड़ी सफाई से हो, अपनी नेचर ऐसी है, क्या करूँ, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, देखो तो अब क्या किया, मैं इक्वेशन फर्स्ट में मैं डिवाइड कर दिया, किससे बताओ, इक्वेशन। इक्वेशन सेकंड का। बताओ यहाँ क्या है, बताओ, लैम्डा। लेमडा अपॉन लैम्डा एम। लेमडा एम बराबर यहाँ है सी बाई एन। यस सर। क्या है बताओ, सी बाई एन। बेटा यहाँ एन आप अपवर्तनांक ना जान लेना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, ये क्या है बताओ, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है। बेटा फ्रीक्वेंसी को एन से, स्मॉल एफ से और कहीं कहीं न्यू आप जानते होंगे, ये सिंबल है न्यू, कहीं कहीं न्यू से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ रहा बच्चों? हाँ सर। ठीक है, बोलो। यस सर। तो ये n जो है वो क्या है बताओ, आवृत्ति है। हाँ आवृत्ति है। हाँ, बात रहा अगर अपवर्तनांक का, तो अपवर्तनांक को कहीं कहीं म्यू से व्यक्त करते हैं। तो लाओ इस केस में मैं समझाने के लिए मैं अपवर्तनांक क्या मान ले रहा हूं, म्यू। ये बताओ, ये क्या है बताओ, अपवर्तनांक है, यानी कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। ठीक है, क्या है बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, माध्यम का। अब मैं माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह के चुप हो गया, तो आपके मन में जरूर ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में। जब बेटा केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल के चुप हो जाए, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, ठीक है, कोई भी चीज, कोई भी मतलब मीडियम ले लो, ठीक है ना, मान लीजिए, ठीक है, फिर आप वही ले लिए, डायमंड ही ले लिए, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, ये ना बोला गया किसके रिस्पेक्ट में, तो आपको तुरंत ये बातें क्लिक होनी चाहिए कि इतने समय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रहा है, इतने समय निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात हो रहा है। यस सर। ठीक है, यस सर। और बेटा पिछले लेक्चर्स में इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब जहां बात किसके सापेक्ष होती है, निर्वात के सापेक्ष होती है। ठीक है, हाँ सर। अच्छा, तो मैं इस केस में मतलब खैर पिछले लेक्चर्स में मैं कहीं क्या मैक्सिमम बार शायद अपवर्तनांक को n से ही व्यक्त किया था, लेकिन इस वाले क्या बोलते हैं उसमें मैं ठीक है म्यू से व्यक्त कर दिया, क्योंकि अपवर्तनांक को म्यू से भी व्यक्त करते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उससे। ठीक है, ये क्या है बताओ, म्यू अपवर्तनांक। क्या है बताओ, अपवर्तनांक। उच्चारण सही करो बेटा, ठीक है, अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की ये प्रॉब्लम्स हो जाती है कि हिंदी की उच्चारण करनी पड़ती है तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना, और हम जैसे हिंदी मीडियम वालों के लिए दिक्कत ये हो जाता है कि इंग्लिश के उच्चारण में कहीं कोई दिक्कत हो जाता है। ठीक है, खैर बेटा आपको लगता है ठीक है, उच्चारण ठीक है, अपनी जगह पे सही है, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट मजबूत होनी चाहिए। अगर आप शब्दों का उच्चारण नहीं कर पा रहे हो तो शायद जरूर मतलब ये होना चाहिए उच्चारण, मतलब ये नहीं कहता हूं कि मतलब बिल्कुल उसका कोई इंपैक्ट नहीं है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा मायने आपका कॉन्सेप्ट रखता है कि आपकी कॉन्सेप्ट, आपका बेस इतनी मजबूत हो कि आपको कोई हिला ना पाए। अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा तो शायद ये सब चीजें आपको इंपैक्ट उतना नहीं डालेंगी, डाल सकती हैं, जरूर रहता है। आप किसी इंटरव्यू में जाओ, वहाँ इंग्लिश टू इंग्लिश इंटरव्यू हो, आप बोलो मेरे को हिंदी आता है, तो हो सकता है कि वो लोग कुछ अलग ट्रीट करें। आजकल दुनिया थोड़ा सा
इंग्लिश के पीछे ज़्यादा भाग रहा है। सही है गलत है शायद, इसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते अभी, लेकिन ये है कि कॉन्सेप्ट आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। ठीक है, बस हम तो यही जानते हैं कि कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत होनी चाहिए। मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट एकदम बेटा पुख्ता होनी चाहिए, एकदम दृढ़ होना चाहिए, हिले ना अपने जगह पे चट्टान की तरह, ऐसा हो। ठीक है, ठीक है, खैर। तो ये बताओ क्या है म्यू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। और एन क्या है? एन फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। ठीक है, इतना आपके दिमाग में चलना चाहिए, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या किया बताओ? इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का भाग दिया, फर्स्ट सेकंड, बोलो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में भाग दिया। अब राइट को राइट में भाग दूंगा, तो बताओ यहां क्या लिखा? सी बाई एन बटे वी बाई एन करूंगा। तो बेटा जब वी बाई एन करूंगा तो हम जानते हैं कि फिर उसको गुणा करके ऐसे ऊपर कर सकते हैं। हाँ सर। यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो पलट जाता है। हाँ सर। इतना तो पता है यार आपको। हाँ तो इंटू एन बाई वी, एन से एन क्या हो गया? कैंसिल। तो लेमडा अपान लेमडा एम इज इक्वल टू सी बाई बी। सी बाई बी, सी क्या है बताओ? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, आई मीन वैक्यूम। यस सर। V क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, आई मीन मीडियम, जो भी मीडियम है, ग्लास, वाटर, जो भी दे देगा क्वेश्चन में। हाँ सर। अब बताओ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, हम जानते हैं बेटा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, क्या होता है बताओ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका? सेकेंड मीडियम विद द रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट मीडियम। और चूंकि फर्स्ट मीडियम यहाँ पे वैक्यूम है, इसलिए मैं यहाँ पे वैक्यूम नहीं लिखा, यहाँ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है। ये बातें मैं पहले से बताया हूँ। बोलिए। अब बताइए अगर इस लेमडा एम को मैं इधर भेज दूं और इस म्यू को इधर भेज दूं, तो बताओ बच्चों लेमडा एम इधर जाएगा, म्यू इधर आएगा, तो लेमडा बाई म्यू, यानी कि म्यू बराबर सॉरी एक मिनट बेटा, ठीक है, एक मिनट। हाँ देखो, लेमडा एम इधर गया तो लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा बाई म्यू। ये आपका बेटा फॉर्मूला आ गया। ये देखो, ये लेमडा क्या है बताओ? वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम। बहुत बढ़िया, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यस सर। या वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। यस सर। अपॉन म्यू क्या है? सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? फर्स्ट मीडियम का कि सेकंड मीडियम का? सेकंड मीडियम का, जहां रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्योंकि फर्स्ट मीडियम तो मैंने क्या मान लिया बताओ? निर्वात। मैंने निर्वात मान लिया, मैंने वैक्यूम मान लिया है। और निर्वात का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। यानी इसकी एब्सोल्यूट की बात करूं, यानी कि इसके म्यू की बात करूं, किसका? वैक्यूम का, तो ये 1 होगा। हाँ सर। बस हो जा रहा है। यस सर। तो ये म्यू क्या है बताओ? सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। बस इतना कह के छोड़ दो, लोग समझ जाएंगे कि आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हो। तो लैम्डा बाई म्यू, यानी कि प्रथम माध्यम में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य और बटे सेकंड माध्यम का अपवर्तनांक का जो रेशियो होगा वो लैम्डा एम के बराबर हो जाएगा। हाँ सर। बात समझ आया? तो बताओ बेटा ये दोनों इक्वल है कि लैम्डा एम पहले से कुछ बदल गया? बदल गया, क्योंकि अब देखो यहाँ लैम्डा था, म्यू का डिवाइड करोगे, बोलो अब म्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो 1 से ज्यादा है 1 से कम है, क्या है, बोलो। अब जब म्यू से आप डिवाइड करोगे तो लैम्डा एम यानी कि मीडियम में वेवलेंथ बदल जाएगा। तो क्या बेटा आपको समझ में आया? यानी कि आपका यही है बेटा इफेक्ट ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट। बात समझ आया? यानी कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर प्रभाव, किसका प्रभाव? एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा आप जरूर, मतलब मुझे खैर हेडिंग तो लिखना चाहिए था, लेकिन मैं बातों बातों में बता दिया था आपको आगे कि आज का कॉन्सेप्ट क्या है। बोलो बेटा। ठीक है, तो ठीक है, आप जल्दी से इसको जरूर नोट कर लोगे। यही आज का मतलब बेटा टॉपिक था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक काम करेंगे बेटा, लास्ट में हम लोग एक ऐसा भी मतलब वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग इन जो छोटे छोटे बेटा आपके मतलब
फार्मूले आ रहे हैं, इन फार्मूले पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। खैर फार्मूला बहुत बड़ा बड़ा नहीं है, बहुत छोटे छोटे हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत सस्ता क्वालिटी का ही मिलेगा इस पर, लेकिन फिर भी ठीक है ना, वो लग जाएगा। जैसे पिछला वाले टॉपिक में आपने देखा होगा कि ऑप्टिकल पाथ वाला विवाद बताया था, इसमें ये बता दिया। तो लास्ट में क्या करते हैं, इसका न्यूमेरिकल्स लगवा देंगे। खैर मतलब अगर न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे अच्छे बनते तो मैं हर एक कॉन्सेप्ट के नीचे ही न्यूमेरिकल्स 2 4 5 चिपका देता, ठीक है। लेकिन क्या है कि छोटे छोटे हैं तो इसलिए एक वो हो जाएगा कि मतलब क्वेश्चंस का जिसमें जितने भी फार्मूले सब पर बेस्ड 2 4 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लगा लेंगे हम लोग। तो कोई दिक्कत बच्चों, तो आप लोग जल्दी से बेटा ठीक है ना, ये आप लिख लोगे, आप हेडिंग जरूर डाल लोगे बेटा, क्या कि मतलब वेवलेंथ पर प्रभाव, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, चलो भाई लिख दे रहा हूँ। नहीं आ रहा है, चलिए ठीक है, नहीं आ रहा कोई बातें नहीं, ठीक है, लिखा हुआ मिल जाएगा अभी आपको नीचे, ठीक है। तो आप इसको देख के लिख लो, यानी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो उसके तरंगदैर्घ्य पर प्रभाव, ठीक है, उसके वेवलेंथ पर इफेक्ट, वेवलेंथ क्या चेंज हो जाएगा। तो ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो फिर मैं हट रहा हूँ, इसको आप जल्दी से नोट कर लो, कोई टेंशन वेंशन है नहीं, आप मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए, ठीक है ना। एक और हेडिंग इसमें रह गया है लास्ट, थोड़ा सा डॉपलर प्रभाव से रिलेटेड, इसको भी हम लोग अगले लेक्चर में देख लेंगे और यहीं एक फिनिश हो जाएगा बेटा। ये 11वां है, 11वां लेक्चर है, 12वें लेक्चर में ठीक है ना आपका फिनिश है। एक लेक्चर में इसका न्यूमेरिकल्स का बना दूंगा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे चलते चलते, नाम तो सुना ही होगा।